फिर क्या ही फायदा, कपड़े ही हैं, पहन ली, ये अपनी पहन ली। दूसरी टीचर तो कौन से कलर की पहनती है, कभी कौन से कलर की पहनती है। कोई नहीं, मैं व्हाइट टी शर्ट के ऊपर अवंती लिख के पहन लूंगा कल से, ठीक है? नहीं, नो चलो ठीक है, प्रॉब्लम, कैसी है। चलो भाई थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमने क्या बात करनी है, तुमको स्लाइड दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इन सब पर कैसे डिपेंड करता है। वॉल्यूम की भी पूरी तरह से बात नहीं करेंगे, अभी कल बात करेंगे उसके बारे में, बट हो जाएगी जितना हम करना चाहेंगे। एबल टू अंडरस्टैंड द बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, ओम्स लॉ इसकी पहले ही आ जाएगा। और करंट डेंसिटी का रिलेशन देखनी, करंट डेंसिटी क्या होती है, और न्यूमेरिकल्स अगर पॉसिबल हुए तो आज सोल्व करेंगे, वरना कल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कल तो खरीद देंगे, आज भी ट्राई करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो तुमने पढ़ा था। क्या हो गया, तुम्हें कौन सी स्लाइड दिख रही है भाई? कन्वर्ट करंट, कन्वेंशनल करंट है। अब तो कुछ भी नहीं दिख रही होगी ना? नो सर। अब ठीक है, चलो देखो ये सब तो तुम्हें बता ही दिया था सर ने, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट को नहीं, रेजिस्टेंस वाले पार्ट। सर ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया होगा तुम्हें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे। इसे ही लर्न किया करो। करंट इलेक्ट्रॉन के कारण है तो माइनस लगा दिया, इसको कैसे लिखोगे? ई टो बाय एम। एक साथ बोला करो, ई टो बाय एम, तो लर्न रहेगा। ई क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या था? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और टी ये क्या था? टो बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी से फिर तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला आया था जिसको बोला था आई, ड्रिफ्ट करंट का। उसको क्या लिखा था? NEAVD। वेरी गुड। ए क्या था यहाँ पर? एरिया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सॉरी वेरी गुड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब तुमने पढ़ा था, ये दो फॉर्मूले ही पढ़े थे आई थिंक, है ना? और V इज इक्वल टू IR पढ़ा था जो तुमने अब आज करना है, ओम्स लॉ, राइट? यही पढ़ा था ना? और 3/2kT इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। वो एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? आओ यहाँ तक आते हैं, थोड़ा सा ओम्स लॉ दोबारा से करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहते हैं बताओ मुझे। यानी एक कंडक्टर के लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। प्रोपोर्शनल आके क्या लगेगा? R कांस्टेंट लगता था, R I तो R यहाँ कांस्टेंट है, वही R का नाम क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। R यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसका नाम है रेजिस्टेंस। R यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V अपॉन I। तो अब V के बढ़ाने से R भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। कितने पड़ेगा? R कांस्टेंट है। हाँ, R क्या है? कांस्टेंट। Q अपॉन V में C क्या था? कांस्टेंट। यहाँ पर R भी क्या है? कांस्टेंट है। ना वो V पर डिपेंड रहेगा ना वो I पे। कर सकता है, कब? में से दोनों में से एक। Until and unless either V or I is कांस्टेंट। या तो V कांस्टेंट हो या I कांस्टेंट हो। अगर V कांस्टेंट हो जाएगा तो R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I के। I कांस्टेंट हो जाएगा तो
आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ वही कैपेसिटेंस वाला सीन था। मैंने बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा कुछ टाइप में, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला सेम कैपेसिटेंस वाला रिलेशन फॉलो कर रहा है। और जब तुम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन करोगे वो कैसे कॉम्बिनेशन की तरह होगा, बिल्कुल कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन की तरह होगा। तो इसमें हमको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे जैसे हमने कैपेसिटेंस के अंदर सोल्व किया ना क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न किसके अंदर रहेंगे, रेजिस्टेंस के अंदर। बस जहां पर कैपेसिटर था वहां पर अब रेजिस्टर लगा देंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अगर अब एक कंडक्टर की मैं बात करूं, नॉर्मल कंडक्टर की, इसकी लेंथ अगर एल है, जैसे कैपेसिटेंस सिर्फ चार्ज और वी पे तो डिपेंड नहीं करता था, लेकिन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता था? A epsilon naught upon D। ऐसे ही इसका भी एक रिलेशन है। अगर एक कंडक्टर है, चार्ज ना रेजिस्टेंस ना वी पर डिपेंड कर रहा है ना आई पर, जब दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो एक कंडक्टर है एल, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा होगा? जितनी बड़ी उसकी लेंथ होगी उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा एरिया होगा उसके उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस। हाँ, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया की। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ की। तो कंबाइन करके एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू L by आएगा, प्रोपोर्शनल आगे कांस्टेंट रखेंगे ना, तो उस कांस्टेंट का नाम आ जाता है रो। अब ये रो क्या है सर? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना, इस रो को क्या बोला है सर? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो है हमारी रेजिस्टिविटी। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो आर क्या है हमारे पास, रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस ना वी और आई पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और एरिया पर। जैसे अच्छा, अब इसका मतलब भी ये भी रीजन होता है इनके भी, कि लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, वो डेफिनेशन से निकलता है रेजिस्टेंस की। अब हम इतना डीप में नहीं जाएंगे इसको, क्योंकि हम डीप में चले जाएंगे तो पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस किस वजह से अराइज होता है, वैसे कोलिजन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम से, उनकी वॉल से, तो उन सब के साथ कोलाइड करते हैं, तो रेजिस्टेंस हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। कोलिजन के कारण होता है। किसके कारण होता है रेजिस्टेंस क्रिएट? जब कोलिजन, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और उतनी ज्यादा ही क्या हो जाएगी फिर, रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? और जितना ज्यादा कम एरिया होगा, कम एरिया का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ क्या हो जाएगी, कम। एरिया कम है, जगह कम है, हीट ज्यादा हो जाएगी। हीट ज्यादा होगी तो कोलिजन भी क्या होंगे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि एरिया कम होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ये रीजन है, पर हम इतनी डीप में भी जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा सा जल्दी काम करना। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? चले आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए हो गया सर। अब यहाँ पर अब खास बात एक है, तो यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालना है एक बारी। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया, जिसको क्या बोल दिया, रेजिस्टिविटी। तो रो का फॉर्मूला बताना रेजिस्टिविटी का, आर ए अपॉन एल। तो बताओ, अब एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज ही होगी। और लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या था, रो कांस्टेंट। वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, तो एरिया बढ़ाने से या लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस। इसका रीजन क्या है? जैसे हमने वी और आई में रिलेशन दे सकता हूँ कि मैं आर क्यों नहीं बढ़ रहा, भाई वी बढ़ा रहा हूँ तो वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है, ताकि आर कांस्टेंट रहे। ऐसे ही सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में जैसे जैसे सी क्यू बढ़ा रहा हूँ वी भी बढ़ रहा है, ताकि कैपेसिटेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल में क्या कहानी होती है, क्यों कांस्टेंट रहता है रो? एरिया बढ़ाने से या एल घटाने से रो कांस्टेंट क्यों रह रहा है? एक तो रीजन ये भी, लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया में भी चेंज होगा, बट अच्छे सा रीजन क्या है इसका, सुनो। रेजिस्टिविटी का एक और नाम है बच्चे, उसका एक नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
स्पेसिफिक क्या समझते हैं हम? देखो रेजिस्टिविटी, अगर कोई मैं कंडक्टर दे दिया मैंने तुम्हें, शुरू में एक कंडक्टर दे दिया मैंने तुम्हें, कोई भी एक कंडक्टर मान लो, ये कंडक्टर है, मैं तुम्हें कहूं भाई इसकी रेजिस्टिविटी निकालो, इसकी क्या निकालो? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तुम कैसे निकालोगे? तुम्हें उस मटेरियल के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब एरिया लेंथ वगैरह तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या सीन है, कैसे इसकी मटेरियल की बात करें, तो कैसे निकालोगे इसकी रेजिस्टिविटी? तुम क्या करोगे? इस रिलेशन का यूज करोगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाय। L. तो तुमको पता है कि मैं रेजिस्टेंस को तो मेजर करना आता है तुम्हें, तुम रेजिस्टेंस को मेजर कर पाओगे, तो मैं कहूं कि एरिया और लेंथ को अगर मैं क्या रख दूं बच्चे? Constant. वन रख दूं मान लो, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी? Resistance. रेजिस्टेंस की। मतलब इस कंडक्टर के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में या 1 मीटर लेंथ में जितनी रेजिस्टेंस है वही इसकी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मतलब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब एक कोई भी बड़ा सा बड़ा कंडक्टर ले लो, उसकी रेजिस्टिविटी कब चेक करोगे? जब उसकी लेंथ कितनी हो जाए? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना हो जाए? 1 मीटर का स्क्वायर। मतलब यूनिट डायमेंशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यूनिट डायमेंशन। एरिया भी 1। तो कितना ही बड़ा कंडक्टर दे दो, तुम उसकी रेजिस्टिविटी कब निकालोगे? जब लेंथ और एरिया कितना हो जाए? 1. अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए। देखो तो रेजिस्टिविटी उस टाइम पर किसके इक्वल आ जाती है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो मतलब दो मेरे पास कॉपर के मटेरियल हैं, इन दोनों की रेजिस्टिविटी बतानी है, सॉरी, तो इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है और इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है। दोनों कौन से मटेरियल हैं? कॉपर के मटेरियल हैं। दोनों का टेम्परेचर भी क्या है? सेम सेम है। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। अब क्या करेंगे सर? तो मैं बता ही देता, एक सेकंड रुकना यहाँ पर। तो ये जो कॉपर का मटेरियल है इसकी लेंथ तो है सर 1000 मीटर मान लो, और इसकी लेंथ है सिर्फ 10 मीटर। ठीक है, तो बताओ मेरे को, ऐसे ब्रेथ में भी रिलेशन है, तो ये ए मटेरियल है, ये बी, दोनों का टेम्परेचर सेम है, मटेरियल भी कॉपर है दोनों। अब दोनों की रेजिस्टिविटी में बताना है किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, किसकी रेजिस्टिविटी कम है। तो क्या पता, कैसे बताओगे? 10 मीटर वाले की ज्यादा है रेसिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी 10 मीटर वाले की ज्यादा, क्यों? सर इनवर्स नहीं सर, 1000 मीटर वाले की ज्यादा है। 1000 वाले की कैसे ज्यादा है, क्यों? सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि रो कांस्टेंट है ना। तो रो ही तो पूछा है मैंने, रो किसकी ज्यादा है? 1000 और 1000 क्या दिया हुआ है उसका एरिया? ये लेंथ 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 भी मान लो, ब्रेथ भी सेम मान लो, स्क्वायर मान लो ना इसको। तो बताओ किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ए की या बी की? एक ही होगी, जो ए की बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताओ? क्योंकि सर रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ की। और भी किसी को यही बात लगती है? नो सर, मेरे को भी लग रहा है। बी क्यों है? अच्छा पहले तो ये बताओ, रेजिस्टिविटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नो सर, रेजिस्टिविटी क्या है सर? कांस्टेंट, मतलब ना लेंथ पे भी डिपेंड कर रही, एरिया पे। क्यों करते हैं? आप मेरी बात, मैंने पूछा रेजिस्टिविटी, मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी कब निकालूंगा? जब मैं क्या कर दूं? रेजिस्टिविटी निकालने के लिए उसका रेजिस्टेंस निकाल लो, लेकिन कब? जब उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए। तो मैंने इसको, इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो इसको तोड़ लिया, इतना तोड़ लिया कि इसकी लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर, और एरिया कितना हो गया? 1 मीटर का स्क्वायर। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वही इसकी क्या है? रेसिस्टिविटी। ऐसे ही ई का जब रेजिस्टिविटी निकालूंगा तो इसको भी तोड़ लूंगा सर, जब लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर, और एरिया कितना हो जाएगा?
1 सेंटीमीटर। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वही इसी रेजिस्टिविटी होगी। सर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पे। दोनों की लेंथ भी सेम है, ए और बी की। एरिया भी अब दोनों का क्या है? सेम। दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो तुम दो मटेरियल अगर सेम है, सेम टेम्परेचर पे हैं, तो उनकी कितनी ही लेंथ ले लो, कितना ही एरिया ले लो, उन दोनों की रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी? सेम। क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही। क्योंकि देखना, देखो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या बोला है मैंने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के इक्वल है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब रेजिस्टेंस के इक्वल है? स्पेसिफिक कंडीशन पर। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? जब लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया कितना होगा? 1 मीटर का स्क्वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को इसीलिए बोलते हैं रेजिस्टिविटी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की मतलब रेजिस्टेंस के तो इक्वल है, लेकिन हमेशा नहीं, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर। L इज इक्वल टू 1 मीटर और एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर का स्क्वायर। तो तुम कितने ही बड़े कंडक्टर ले लो, उनकी रेजिस्टिविटी निकालने के लिए उनको तुमको क्या किस में लाना पड़ेगा? लेंथ में 1 मीटर, यूनिट डायमेंशन में लाना पड़ेगा। तो जब 1000 मीटर वाला ले लो चाहे 100 मीटर वाला ले लो, दोनों को जब रेजिस्टिविटी को कंपेयर करोगे तो यूनिट में बात करोगे, एक पर्टिकुलर यूनिट डायमेंशन में बात करोगे, तो दोनों की रेजिस्टिविटी उस टाइम क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये सिंपल वही बात होगी, टैंकी में पानी है या ग्लास में पानी है, दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम। है ना? वैसे जैसे डेंसिटी के लिए हम यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, वैसे रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं, यानी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है? क्योंकि क्यों ऐसा हुआ सर? ए को भी जब तोड़ा 1 मीटर और 1 मीटर में, इसको भी 1 मीटर 1 मीटर में। अब ए और बी में देखो, जब तोड़ने के बाद कोई फर्क पड़ा क्या इनमें? ए भी कॉपर का है, बी भी कॉपर का है, इसकी भी लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर, इसकी 1 मीटर, इसका भी एरिया 1 मीटर का स्क्वायर, इसका भी एरिया 1 मीटर का स्क्वायर। तो इसकी भी रेजिस्टेंस जो होगी वही इसकी रेजिस्टेंस होगी। उस टाइम पर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की तो इक्वल है। जब रेजिस्टेंस सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन अगर एक मटेरियल ले लेता मैं कॉपर का, दूसरा मटेरियल ले लेता किसी और आयरन का ले लेता, आयरन का, तब जब इनको 1 मीटर में रेजिस्टिविटी निकालूंगा तो उसके कॉपर के 1 मीटर में रेजिस्टेंस कुछ और होगा, आयरन के 1 मीटर में रेजिस्टेंस कुछ और होगा। इसीलिए इन दोनों की रेजिस्टिविटी भी कुछ और होगी। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पर और टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है, लेकिन लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं नहीं करती, क्योंकि लेंथ और एरिया तो उस टाइम क्या हो जाते हैं? वन वन हो जाते हैं। लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। क्लियर है? ऐसा मान लो कांस्टेंट होता है। चले तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसी को दिक्कत है तो फिर भी पूछ लो। डन है? थम्स अप कर दो, वरना डाउट है तो हैंड रेस कर लो। चलो अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की। जैसे वॉल्यूम डेंसिटी होती है, वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। करंट डेंसिटी एरिया के फॉर्म में होती है। जैसे करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर एरिया। ठीक है। अब तुमने कल पढ़ा हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट बताया था सर ने परसों, मतलब जब भी तुम्हारी क्लास आई थी, कन्वेंशनल करंट, कंडक्शनल करंट की डायरेक्शन बताई थी, याद है? बट सर करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, फिर उसकी डायरेक्शन कैसे आ गई? करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, तो फिर उसकी डायरेक्शन कैसे आ गई? करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि करंट वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती, वो अलजेब्रिकली ऐड होते हैं, स्केलर के लॉ को फॉलो करती है, लेकिन इसकी कई बार डायरेक्शंस का भी यूज करते हैं तो उसको स्केलर भी नहीं कहते। तो इसलिए इसको जनरल क्या बोल देते हैं? ये एक टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। टेंसर के अंदर ही ये आते हैं, स्केलर, वेक्टर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। हमने तो नहीं पढ़ना, तुम मैथ्स पे जरूर पढ़ोगे। टेंसर के अलग अलग रैंक होते हैं, 0 रैंक, 1 रैंक, ऐसे वैसे। ठीक है? तो अभी हम करंट को ना स्केलर ना वेक्टर बोल के क्या बोल देंगे? हम
Denser. टेंसर क्वांटिटी, क्या बोल दोगे? टेंसर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन की भी कभी कभी बात करोगे, कभी कभी इसके मैग्नीट्यूड की भी बात करोगे, लेकिन याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे जे की, अभी देखेंगे, तुम देखना, अभी देखना यहाँ पर जे, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है? करंट पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं जे। करंट पर यूनिट एरिया इज जे। जे मतलब करंट डेंसिटी, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये एरिया कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? डायरेक्शन ऑफ करंट के करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कितना करंट जा रहा है इसमें से, यही बताएगा हमें। आओ थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट, प्रोवाइडेड एरिया क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट। देखते हैं I इज इक्वल आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए है ही। आई की वैल्यू हमने अभी अभी लिखी है सर, क्या होती है? NABD नीचे भी ए है, तो ए से ए कट गया, तो जे की वैल्यू क्या आ गई? NABD वीड। मतलब जो ड्रिफ्ट करंट है उसमें से एरिया हटा दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला बहुत जरूरी है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। क्या लिखा हुआ है? जे डॉट ए। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? मतलब डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है या वेक्टर? स्केलर प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट को क्वांटिटी करके आ रही है तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकती करंट, राइट? इसलिए इसको स्केलर कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। अब जे डॉट ए है, अगर इसको खोलूंगा तो क्या आ जाएगा? जे ए cos theta. और अब देखो जे भी वेक्टर, ए भी, ए कौन सा वेक्टर है? एरिया वेक्टर, Area vector. ठीक है। और ये जे तुम्हें पता है करंट डेंसिटी। अब इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो किसकी डायरेक्शन है? करंट की। करंट की डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन है जे की। और जे और ए के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है? 0। देखो देखो क्या लिखा हुआ है? थीटा। अभी कुछ भी एंगल हो सकता है ना, तो जे ए थीटा। थीटा क्या है? उसके बीच का एंगल। यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ भी डाउट होता है? No sir. तो अभी तो जनरल है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। आओ अब ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओम्स लॉ वैसे हमने पढ़ लिया अभी अभी, है ना? V इज इक्वल टू आई आर। सबसे पहले हमने, तो अब इसको आगे ही चलते हैं, ये तो हम कर चुके हैं। अब इसके ग्राफ पे थोड़ी सी बात करते हैं। तुमने देखा होगा इसके ऊपर इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसी लाइन आ रही है दोनों की? आई वी में ग्राफ जो बन रहा है कैसी लाइन आ रही है? नेचर क्या है ग्राफ का? ऐसी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी सर। हाँ बनेगी। बट एक बात बताओ, अब इस ग्राफ का अगर तुमसे पूछा जाए स्लोप, तो वो कौन सी क्वांटिटी आएगी? इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या पता लगेगा? कौन सी क्वांटिटी पता लगेगी हमें? फिर क्या बोल रहे? इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें नीचे, सबको दिख रहा है ना ग्राफ बनता हुआ आई और वी का? Yes sir. इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो कौन सी क्वांटिटी आएगी? स्लोप कैसे निकालते हो? R नहीं आएगी। क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो। आर नहीं आएगी, लेकिन यही तो मैंने बताना है। आर हमें समझते हो? 1/r। वेरी गुड। 1/r। देखो कैसे, स्लोप का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में। तो वाई में यहाँ पर क्या है इस ग्राफ में? बताओ। वाई में आई और एक्स में क्या है? V तो आई अपॉन वी क्या होता है? R वॉल्यूम 1/r होता है ना बच्चे। आई अपॉन वी आर नहीं होता, क्या होता है? 1/r। देख लो, y को इधर की जाओगे तो r को उधर भी तो लेके जाओगे, तो आई अपॉन वी 1/r। तो अगर ये ग्राफ दे रखा होगा तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा?
R। ऐसे ही लेकिन अगर ये ग्राफ दे रखा हो, V यहाँ और I यहाँ हो, अब इसका स्लोप क्या होगा? R। अब R अब होगा। V अपॉन में y में V है, x में I है, तो V। वैसे ये चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन है x एक्सिस ऐसा लिखना, लेकिन तुम्हें पता लग रहा है ऊपर वोल्टेज की कुछ आएगी कंडीशन, नीचे करंट आएगा, तो V अपॉन I क्या हो रहा है? R। तो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो R होगा। याद रखना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस x पर है तो 1 अपॉन R, लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस y पर है तो आंसर क्या आएगा? R। तो अगर मैं को ये क्वेश्चन दे रखा हो और बोले कि यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज वाई एक्सिस में चेंज दे रखा हो, मान लो 10 और एक्स एक्सिस में दे रखा हो 5, तो स्लोप बताओ, तो तुमसे पूछा रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे? 2 सर 1/2 1/2 है ना, क्योंकि यहाँ से आंसर आएगा 2, लेकिन ये 2 किसके इक्वल है? 1/r। R। तो कितनी आ जाएगी? 1/2 2 आ जाएगी, सिंपल। R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। और लेकिन यहाँ पर सीधा लिखा हुआ तो यहाँ पर सीधा 2 आ सकती थी, राइट? अगर यहाँ पर यही की चीज दे रखी होती कि y में अगर चेंज है 10, I में कितना कितना है 2, तब R की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल 5 लिख देंगे ना इसमें। क्लियर है ना सबको? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? कब स्लोप अपॉन R आ रहा है, कब स्लोप R आ रहा है, सबको क्लियर है ये बात? यस सर। पक्का? चलें आगे। यस सर। चलो, रेजिस्टेंस, अब देखो मैंने जो बोला था, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर्स की वॉल से और एटम्स से और इलेक्ट्रॉन्स टकरा, कोलिजन के कारण क्या क्रिएट होता है, क्या बनता है? रेजिस्टेंस। किसके कारण बनता है? कोलिजन। तो जितना ज्यादा करंट होगा, लेंथ बढ़ेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो कोलिजन भी ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है किसको? करंट के फ्लो को। करंट के फ्लो को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए इस हिसाब से उतना कम क्या होना चाहिए? सोचो, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस किसके फ्लो को कम कर रहा है? करंट रेजिस्टेंस होना चाहिए उतना कम क्या होना चाहिए? करंट। तो ये बात लगती भी है सही। क्लियर है ना सबको? तो अगर मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो ज्यादा करंट को अपोज करेगा, तो करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर कभी सोचा है अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से कितना से कनेक्ट कर रखा है? 14 वोल्ट। कितना? 14 वोल्ट। तो मेरे को करंट की वैल्यू क्या आएगी? करंट की सिंपल लगाना है, V इज इक्वल टू आई। 2 सबको पता है ना भाई, V अपॉन R कर लो। V कितना है? 14, R की वैल्यू 5 सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, 5 + 2 7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो 5 में भी कितना एम्पियर करंट जा रहा होगा? 2 एम्पियर। कितना जा रहा होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। लेकिन इनमें तो देखो रेजिस्टेंस तो इसकी ज्यादा है, लेकिन करंट दोनों में क्या है? सेम। रेजिस्टेंस तो कितने ही लगा लो सीरीज में, कितने ही रेजिस्टेंस लगा लो, सब में करंट क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, जहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर करंट क्या हो जाना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए, बट सेम ही है। रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए था तो करंट क्या हो जाना चाहिए था? कम। रेजिस्टेंस भाई अपोजिशन ज्यादा मिल रही है तो करंट कम हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ यहाँ? ऐसा क्या मतलब है? यानी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में हम गलत पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे। रेजिस्टेंस, भाई तुम्हें पता है रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट को कम, इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिशन ज्यादा मिलेगी तो करंट क्या हो जाना चाहिए? भाई ये समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होना चाहिए? इसका मतलब चाहिए कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम होना चाहिए ना। तुम ऐसे भी देख लो, ये लो सिंपल, तुम्हें समझ में आएगा। अगर यहाँ पर मान लो पहले 7 ओम का रेजिस्टेंस था, सिर्फ एक 14 वोल्ट की बैटरी थी, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V अपॉन R, यानी 14/7 कितनी? 2 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मान लो मैंने रख दी
ये हो जाएगी हमारे पास 14 का, और बताओ मुझे मल्टीपल कितना कर दे 14 अपॉन में 28 चलो 28 कर दो। 28 नहीं करते, चलो कुछ और कर देते हैं। 14 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 7 की जगह आप रख दो, एक बारी 10 रख दो। क्या रख दो? 10 ओम। अब मुझे बताओ करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 अपॉन 7 करंट कितना हो गया? 1.4 सॉरी 1.4। तो करंट कम हो गया या बढ़ गया? पहले 2 कम हो गया। अब 1.4 हो गया, कम हो गया है ना। तो मतलब करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस क्योंकि हमने क्या कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, तो वो जो ऑपोजिशन हुआ है वो भी क्या फील हुआ है? ज्यादा ऑपोजिशन फील हुआ है, जिसके कारण करंट क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन यहाँ पर तो देखो रेजिस्टेंस ज्यादा भी हो रहा है, वहां पर भी करंट सेम है 2 एम्पियर। जहां पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है वहां पर भी सेम क्या है? करंट 2 एम्पियर। 5 ओम में रेजिस्टेंस ज्यादा है लेकिन करंट 2 एम्पियर है। 2 ओम पे रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए ना, या कम होना चाहिए? सर ज्यादा ज्यादा, लेकिन करंट तो अभी भी 2 एम्पियर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या है आंसर? सर क्या बोल रहे? आंसर पता है किसी को? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सेम आ रहा है? रेजिस्टेंस क्यों सेम आ रहा है सीरीज में? सीरीज में भाई अगर मान लो यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा तो करंट तो लगभग सब में सेम रहता है ना सीरीज में, चाहे रेजिस्टेंस कैसा भी। हालांकि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट क्या हो जाना चाहिए था? कम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो ये होमवर्क है तुम्हारा। क्या है? और इसका हिंट भी यही है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को अच्छे से समझना। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को जो समझ गया वो इसका आंसर भी निकाल देगा। हालांकि इसका एक रीजन ये भी दिया जाता है क्योंकि सीरीज में क्या चेंज होते हैं बच्चे? पोटेंशियल का डिफरेंस। इसके डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे रेजिस्टेंस को डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस और इसके रेजिस्टेंस को डिवाइड करूंगा तो भी यही आ जाएगा। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है दोनों में, इसीलिए करंट क्या रह रहा है? सेम ऐसे लोग कह देते हैं इसको V आई आर। क्यों? आर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो जितना मतलब सॉरी आई क्या हो जाएगा? R अपॉन V अपॉन आर, है ना। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल में रेजिस्टेंस में आप कह रहे हो ना सर चेंज हो रहा है, तो साथ साथ किस में भी चेंज हो रहा है? पोटेंशियल में ताकि करंट क्या रहे? दोनों में सेम। मैथमेटिकल बात हो गई, लेकिन हम चाहते हैं इसको डेफिनेशन से समझो। मैथमेटिकल तो ये बात सही लगती है क्योंकि आर में चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे वी में भी चेंज हो रहा है ताकि करंट सेम रहे, ठीक है। बट थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ के आना कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके अंदर करंट सेम रह रहा है जबकि रेजिस्टेंस तो क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। फिलहाल हम आगे चलेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है सर? करंट को कितना अपोजिशन मिल रहा है, वही उसका क्या है? बताओ, कोई कुछ कह रहा है? हाँ मंदी, होमवर्क के दिया आपने? होमवर्क ये दिया है कि सीरीज में जो करंट है वो अगर मैं एक रेजिस्टेंस ज्यादा लगा दूं एक रेजिस्टेंस कम लगा दूं, करंट बढ़ या घट क्यों नहीं रहा? करंट दोनों में सेम क्यों रह रहा है? दोनों रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट क्यों रहता है सीरीज में करंट? हाँ ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो अब R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो I इज इक्वल टू NEABD। एक सेकंड दो बच्चे, एक सेकंड। तो देखो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंडक्टर। अब ये हम अब ध्यान से सुनना, यहाँ से तुम्हारा असली काम शुरू होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इससे पहले सिर्फ ड्रिफ्ट करंट को छोड़ के बाकी सब तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो, राइट? यस पढ़ा सर। हुआ ना थोड़ा थोड़ा? यस सर। वो अलग बात है, थोड़ा थोड़ा हम भूल गए थे, वो अलग चीज है। बट यहाँ से तुम्हारा असली काम शुरू होता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जो हम कल से करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। लेकिन एक ही चीज याद रखनी है तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान चैप्टर है, बट उसमें एक चीज याद रखनी है कि तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसको सर? फॉर्मूले, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन। अगर तुमने ये कर लिया ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में,
तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं हो पाएगा। और मैं तुम्हें फॉर्मूले जो रट जाएंगे वो तो रट ही जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेन काम हम यही सीखेंगे यहाँ पर कि हम फॉर्मूले को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकें। कई बार जो एंड रिजल्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन में कि हमको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख के फिर फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसका रिजल्ट भी हमें याद नहीं होता, वो हमने किया भी नहीं होता। लेकिन तुमको कन्वर्ट करना अगर आता होगा तो तुम एक ऐसा भी क्वेश्चन दे दे, तुम कन्वर्ट कर लोगे। तो हम वही सीखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल अब देखना, एक फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे अभी हम, आओ देखते हैं। तो सर यही था, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, होता है। यस सर। एक फॉर्मूला मैं कन्वर्ट करवाऊंगा, एक फॉर्मूला दिखाऊंगा कन्वर्ट करके, तो दोनों समझना। V यहाँ पर है, ठीक है सर। I को भी I लिख देते हैं। R को अगर एक कंडक्टर दे रखा है, लेंथ L दे रखी है, इसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, तो R को क्या लिख सकता हूँ? रो एल अपॉन ए। रो L अपॉन ए। अब यहां से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन, मेरे को क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ गिवन है, और क्या गिवन है बच्चे? करंट डेंसिटी। मेरे को एरिया भी नहीं गिवन। तो ई एल जे, अब इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या गिवन है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या गिवन है बच्चे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और एल भी गिवन है मान लो, और रो गिवन है। रो भी नहीं गिवन, रो की जगह एक और, चलो अभी रो गिवन है, बाद में चेंज कर देंगे। तो अब तुमको कन्वर्ट भी इन्हीं चीजों में करना पड़ेगा ना सब कुछ, जब क्वेश्चन में गिवन ये चीजें हैं। याद रखना, जेई के अंदर ये कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें आंसर हमेशा उन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में निकालना होगा जो क्वेश्चन में मेंशन है। अभी क्वेश्चन में ई जे एल रो है ना, तो हमें आंसर में भी क्या चाहिए? ई जे एल रो। तो कैसे करोगे सोचो अब तुम। सर V इक्वल्स टू ई एल ना, और हाँ, I इक्वल्स टू जे। एक बार करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो V अपॉन एल, ई होता है, हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात से, पढ़ा हुआ है ना सबने मैग्नीट्यूड में। V की जगह क्या लिख सकता हूँ? सही बोला बिल्कुल, V की जगह क्या लिख सकता हूँ? E इंटू एल। तो यहाँ तक तो कन्वर्ट हो गया, I रो एल वाई। हाँ बच्चे अब आगे बोलो। I अपॉन A इक्वल्स टू J करंट डेंसिटी। वेरी गुड। I अपॉन A को क्या लिख सकता हूँ? J करंट डेंसिटी लिख सकता हूँ ना? यस सर। वेरी गुड। L से L काट दूं क्या? काट दो। I अपॉन A को क्या बोला अभी अभी तुमने? J। रो। तो देखो जो मेंशन क्वेश्चन में, क्या उन्हीं की फॉर्म में आया है क्या आंसर? यस सर। E मेंशन है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर है। J मेंशन है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर है। रो मेंशन है क्या? हाँ सर। अब मैं तुम्हें एक और मॉडिफाई कर दूं, अब क्वेश्चन में से रो हटा दिया मैंने, रो गिवन ही नहीं है। अब क्या क्वेश्चन, ये फॉर्मूला सही होगा क्या तुम्हारे लिए? सही तो होगा, लेकिन उस फॉर्मूले क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रो है ही नहीं। या तो रो निकाल लो, या तो रो की वैल्यू निकाल लो। अगर नहीं निकल सकती तो भाई तीसरा वेरिएबल जो मैंने दे रखा है वो ये है, चौथा सिग्मा। क्या दे रखे बच्चे? सिग्मा। अब सिग्मा में लाना है इसको, कैसे करोगे? सिग्मा होता क्या है ये पता होना चाहिए। 1 अपॉन रो। वेरी गुड। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट होती है किसके? रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी रो है तो सिग्मा क्या हो जाएगी? 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो। तो अगर किसी मटेरियल की मैं कह रहा हूँ रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बिल्कुल अपोजिट होंगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस किसके अपोजिट होता है? कंडक्टेंस के। किसके अपोजिट होता है? कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस को मैं लिखता हूँ G से, तो अगर रेजिस्टेंस R है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन। ऐसे ही अगर कंडक्टिविटी रो है तो सॉरी रेजिस्टिविटी रो है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन। अब इस इक्वेशन में रो की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा। तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई सिग्मा। सिग्मा इंटू ई। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। क्वेश्चन में जो मेंशन था उसी की फॉर्म में आ गया क्या वेरिएबल? यस सर। है सर, J है सर, सिग्मा है सर। क्लियर है? जरूरी नहीं है सारे आने चाहिए। जैसे अब L था हमारा, तो L से L कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें है ना, मतलब जो हमारे है वो सारा कुछ क्वेश्चन में है ना। हाँ है सर। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा, मतलब कुछ ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन
नहीं। क्लियर है सबको? तो देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था सर? V इज इक्वल टू IR IR। ये क्या कौन सा लो था? ओम्स। फिर हमने करंट डेंसिटी की बात की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी लगता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से उधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। तो सर ये वाला लो भी ओम्स लो है, इसको बोल देते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लो। क्या बोल देते हैं सर? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लो। क्या है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लो? बोलो मेरे साथ साथ। J इज इक्वल टू सिग्मा J E। is equal to sigma. और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट में तो बहुत बार आ चुका है। ये पूरे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में नीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि एक कॉलम में इस साइड दे देते हैं सारी फॉर्मूले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले, इधर मैच करने होते हैं। बोल देंगे बताओ कौन सा ओम्स लॉ नहीं है। एक तो दे देंगे V इज इक्वल टू IR, एक दे देंगे J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब तो बच्चों को रट गया है, पहले बच्चे लगा आते थे J इज इक्वल टू सिग्मा E, ओम्स लॉ नहीं है। लेकिन अब तुम्हें पता होना चाहिए कि J इज इक्वल टू सिग्मा E भी कौन सा लॉ है? Ohm's law. तो देखो हमने एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया क्या नहीं किया? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूले तो रन हो जाएगा तुम्हें, J इज इक्वल टू सिग्मा E, तुम कर आओगे ये। लेकिन बीच में वो कभी कभी ये पूछ लेगा, उसने सिग्मा नहीं देके क्या दे दिया होगा? रो दे दिया होगा। तो फिर इसको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए ना तुम्हें। तो सिर्फ ये लर्न करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें क्या करना आना चाहिए क्वेश्चंस को, फॉर्मूले को। Convert. तो एक फॉर्मूला हमने कन्वर्ट किया, अब दूसरा फॉर्मूला भी कन्वर्ट करके दिखाते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं एक बार इसको इरेज करूंगा। कर दे? बता दो क्या कौन सा बताओ, कहाँ से? सर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है। कहाँ से कहाँ से कहाँ से, कौन से पॉइंट से, कौन से पॉइंट से बताओ मुझसे? यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से? सर जो आपने सेकंड करवाया ना, मतलब इसमें सेकंड में जो करवाया फॉर्मूला वहां। यहाँ पर V की जगह हमने क्या पुट किया? E इंटू L। ये तो आ गया होगा। I की जगह I, रो की जगह रो, L बाई L से L कट गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। E इज इक्वल टू J रो। अच्छा सेकंड से बताना है। E इज इक्वल टू J रो आ गया। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो आ गया हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में रो की जगह क्या आ गई? मैंने सिर्फ सिग्मा। तो मेरे को रो को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिग्मा में। तो मैंने रो की जगह क्या लिख दिया? बस 1 अपॉन Sigma. सिग्मा। क्योंकि रो कंडक्टिविटी, रो जो है रेजिस्टिविटी है, वो रेसिप्रोकल यानी उल्टा होती है बिल्कुल किसके? Conductivity. अगर रेजिस्टिविटी रो है तो कंडक्टिविटी सिग्मा किसके इक्वल होगी? 1 अपॉन रो। इसलिए रो की जगह क्या लिख दिया? 1 अपॉन सिग्मा। तो यहाँ से J किसके इक्वल आ गया? सिग्मा इंटू E के। और ये क्योंकि ओम्स लॉ से ही डिराइव किया है ना, इसको भी ओम्स लॉ ही बोलते हैं। लेकिन कौन सी फॉर्म? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, अब ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तुम ही करना। अब यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि तुम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करो। किसका फॉर्मूला डिराइव करो? कैसे करोगे आओ देखते हैं। सर जो जो चेंज हो रहा है कर होने दो। तुम इसको रेजिस्टेंस का तुमको नॉर्मल फॉर्मूला क्या पता होता है? V इज इक्वल टू। तो रेजिस्टेंस को लाने के लिए इस पूरे फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? V अपॉन आई। V अपॉन I की फॉर्म में। V ये वाला नहीं, ये तो वेलोसिटी है, लेकिन हमको क्या चाहिए? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पूरे इक्वेशन में तुम्हारे को पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए और साथ में साथ क्या चाहिए? करंट भी चाहिए। तभी तो उसको डिवाइड करके क्या लिख पाओगे? क्या लिख पाओगे V अपॉन I को? वी अपॉन आई को क्या लिखते हो? क्या लिखोगे V अपॉन I को? R. R लिखोगे ना? हाँ, तो पहले R को करने के लिए तुमको क्या चाहिए? इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? V अपॉन I की तरह। तो तुमको पहले V चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और साथ साथ क्या चाहिए? I भी चाहिए। I तो सर इसमें पहले से ही है ना, तो सिर्फ क्या चाहिए तुम्हें? V चाहिए। तो इस फॉर्मूले में V भी आना चाहिए। कैसे आएगा? I तो है, इसको तो छेड़ना ही नहीं। N को छोड़ो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E, इसको भी कुछ छेड़ सकते ही नहीं। A और VD, A को एक बार A लिखो, VD को कुछ और भी लिख सकते हो क्या? E टो अपॉन M। E टो अपॉन M।
सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, कैसे कर सकते हैं बोलो। ई को क्या लिख दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में आ जाए? V अपॉन L। हाँ, V अपॉन एल ही तो क्या होता है सर, ई। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर ई है, ये भी ई है, तो ये ई का क्या हो जाएगा, E square ए की जगह ए है ही, ई की जगह क्या लिख दो सर, V अपॉन L एल, और ई ये है ही सर, ये एम भी है सर साथ साथ, और साथ में और क्या है, तो ई की जगह तो हमने लिखा ही है ना, तो सर ई को तो इरेज ही कर दो ना, सिर्फ क्या आ जाएगा, तो हमने किसकी वैल्यू पुट की है सिर्फ अभी, E ई की जगह क्या लिखा है, V अपॉन एल। तो सर अगर रेजिस्टेंस बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, V को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, A से I आई से अपॉन आई तो होता है R, तो V है यहाँ पर, है R भी है क्या सर, आई भी है क्या, yes sir। yes तो V अपॉन आई कर दो सर, V को इधर रखो, आई को इधर रखो, बाकी सब उधर चला जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, M ML अपॉन में N E E स्क्वेयर A ये अपॉन L, E यही रह जाएगा क्या, सॉरी के नीचे आएगा L अपॉन ए, ऐसे ही रह जाएगा क्या, कुछ रह गया तो बता दो मुझे। तो पावर है क्या तो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा क्या, हाँ सर, yes yes sir। sir क्लियर है सबको। अब ये V अपॉन आई को क्या लिख सकता हूँ सीधा मैं, V अपॉन आई को क्या लिख सकता हूँ, R। तो R का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, M L अपॉन N E स्क्वेयर तो अपॉन A तो ये मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट कर दिया या नहीं किया बताओ, हमें रेजिस्टेंस क्या पता था, V अपॉन आई, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गिवन वेरिएबल्स। अब तुम्हें जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का नॉर्मल पता होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या तुम रेजिस्टिविटी कन्वर्ट कर पा रहे हो, देखो yes sir। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इन दोनों को कंपेयर करके, देखो ध्यान से, अपॉन N E स्क्वायर तो N E स्क्वेयर। तो देखो रेजिस्टिविटी भी कंपेयर कर दी तुमने, देखो नए फॉर्मूले आ गए, रेजिस्टेंस का भी आ गया, रेजिस्टिविटी का भी आ गया, करंट का तो हमने पहले ही निकाल लिया, देख रहे हो नया नया फॉर्मूला, ये करंट का फॉर्मूला, ये रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला, और ये रेजिस्टिविटी का नया फॉर्मूला। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ तुमको क्या कन्वर्ट करने आने चाहिए, फॉर्मूला। तो देख लो एक बार अच्छे से, किसी को इसमें कुछ भी डाउट है, हमने एक एक स्टेप अच्छे से डिस्कस किया, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी, क्योंकि कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और तुम्हें फॉर्मूले रटे हुए नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है, रटे हुए नहीं होने चाहिए, तो कम से कम तुम देखते ही उसको डेराइव कर सको, फटाफट कर लोगे। अब इसको आई को कैसे मैंने आर को कैसे किया, सबको पता चल गया ना, yes sir तुमने सिर्फ उसका मेन फॉर्मूला उठाना है। जैसे आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, V अपॉन आई, तो मैंने कहा इस पूरे फॉर्मूले में पहले मेरे को कहाँ क्या लेके आना पड़ेगा, V, तो मैं V ले आया, तो मैंने V को I के साथ डिवाइड किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई। अब मैंने R को उसके ओरिजिनल फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया, तो किसका और फॉर्मूला बन गया मेरे पास, किसका बन गया, R को कंपेयर किया तो किसका फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टिविटी का, क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कल हम इसको समझेंगे कि ये फॉर्मूले बन तो गए, लेकिन जैसे V इज इक्वल टू आई आर हमें बताता है कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रो वाला फॉर्मूला हमें क्या बताता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला दिख रहा है, ये रो वाला। सर ये सारे फॉर्मूले अलग अलग केस में यूज होंगे, जैसे मतलब आर का ये भी है। बिल्कुल, जब तुम्हें लेंथ और एरिया दे रखा है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, R इज इक्वल टू रो एल बाई, कभी लेंथ नहीं गिवन, रिलैक्सेशन टाइम गिवन है, मास गिवन है, तब क्या यूज करोगे सर, ये वाला क्लियर है सब। कई बार ये फॉर्मूला तो तुम्हें ज्यादातर पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ भी दे रखा है, एरिया भी गिवन है। अगर रो नहीं गिवन, रो की जगह तुम्हें ये गिवन होगा मास एन ई, तो पहले रो निकालना पड़ेगा, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना उस टाइम।
अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस गिवन होगी जो हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये क्वेश्चंस मैं लाया था लेकिन अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये तुम्हारे पहले एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करो फटाफट। ये तो क्वेश्चन आसान है, करना ट्राई। क्यों दे रखे और मेरे से क्या पूछा है बच्चे? सर करंट एट फाइंड करंट एट मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उसको करोगे तो अच्छा लगेगा, ध्यान से हो भी जाएंगे। तो क्या करते हैं, क्यू से करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में लगाना है तो क्या लिखूंगा? डी क्यू अपॉन Q/G डी। dt. ये ना ये फॉर्मूला याद होगा सबको। Yes, Yes, sir. तो डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा बच्चे? 2t स्क्वायर अपॉन प्लस plus 3. 3। Plus तो 3. बताओ, तो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आंसर आएगा? 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 40. 40। और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 0। 0. तो I की वैल्यू आ गई 40। ये तो आ गई करंट की इक्वेशन, लेकिन करंट की इक्वेशन कब, कौन से टाइम पे करंट चाहिए? 2 seconds. तो T की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा? 8 आंसर क्या आ जाएगा? 8. 8। याद रखना, सीधा यहाँ पर पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर T की वैल्यू 2 पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी वो 2 सेकंड पे? अगर इधर ही सीधा पुट कर देता सर T की जगह 2, तो किसकी वैल्यू आती 2 सेकंड पे? चार्ज की वैल्यू आती। इसलिए यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, हमको तो किसकी चाहिए? करंट की। करंट की। पहले हमने करंट की इक्वेशन को डेराइव मतलब सोल्व किया, डिफरेंशिएट करके निकाला, उसके बाद टू टाइम की वैल्यू पुट करें। क्लियर है क्या सबको? Yes, yes. तो ये आंसर आ गया 8 एम्पियर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट लेके जाना है इस क्वेश्चन का, उसके बाद वाले तो सारे होमवर्क है। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अब देखो वही मेरा मतलब यही है कि अब तुम्हें देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग तुमने फॉर्मूला बताना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले तुम ये देखो, क्या गिवन है? equals to 1 meter square. हाँ, एरिया गिवन है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। और क्या गिवन है? Electron total of नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू गिवन है कितनी? 6 × 10 टू द पावर 10। और 10. और क्या गिवन है? एक चीज और गिवन है, मतलब टाइम दिया पर सेकंड, टाइम दिया है 1 1 सेकंड. सेकंड, क्योंकि पर सेकंड की बात हो रही। तो इनकी फॉर्मूले में मेरे को करंट निकालना है सर। करंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन Q/T. तो टाइम की तो वैल्यू गिवन ही है ना मेरे को। हाँ सर, वो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कितना लिख दूं? सिर्फ 1. सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करनी है अब? Q की, लेकिन Q तो गिवन नहीं है, तो कैसे करूं? हिंट दे रखे हैं। Q की जगह क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग? NE. वेरी गुड। Q क्या होता है? N मल्टीप्लाई बाय E। ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था Q इज इक्वल टू। Yes, तो sir. बस I की जगह N की जगह लिख दो 6 × 10 टू द पावर 10। E की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 1.6 × 10 टू पावर माइनस 90। तो ये आंसर आ जाएगा किसका? करंट। अब तुमने दूसरा ऑप्शन क्या निकालना है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू I। तुम यहाँ से निकाल ही लोगे और A की जगह क्या पुट करोगे? 1 millimeter. प्लस फिर यहाँ से करंट डेंसिटी भी आ जाएगी। किसी को डाउट? पक्का हो जाएगा? तो ये देखो बिल्कुल उसने वैसे ही किया ना, देखो ध्यान से। Q इज इक्वल टू NE लगाया, चार्ज निकाल लिया, फिर I इज इक्वल टू Q/T करके निकाल लिया करंट। और करंट डेंसिटी के लिए क्या लिखा? J इज इक्वल टू I अपॉन S। S का मतलब वही एरिया। देखो कुछ भी अलग किया क्या इसने? अच्छा, Q इज इक्वल टू NE ही क्यों लिखा? क्योंकि कैसी बीम, क्या कौन सी बीम थी? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कुछ और दिया होता, मेरे को कोई और पार्टिकल दे रखा होता तो उसका चार्ज गिवन होता, तो E की जगह वो वाला चार्ज पुट कर दो। कोई दिक्कत? No, sir. अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए होमवर्क लो।
कल आते ही डिस्कस करेंगे हम ये सारी चीजें, पहले केवल क्वेश्चन ही करने हैं सबसे ज्यादा हमने। ये होमवर्क 1, ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे से। तुम्हें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। लेकिन ये एक ऐसा एरिया होता है, ये तुम्हें इस क्वेश्चन से क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये एरिया कौन सा एरिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अब दिख रहा है ये वाला? यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई में आया भी हुआ है। ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क। तीसरा मैंने तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे क्या? Yes, sir. आते ही इनको डिस्कस करेंगे। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। चलो, किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, वरना बच्चे जा सकता है। या कुछ कोई और डाउट है किसी को? बताओ मुझे किसी भी चीज में अभी तक जो हमने पढ़ी है, बताओ। आवाज आ रही है इसकी? हाँ, समझ में आ गया ना सबको आज का लेक्चर? ये बताओ मुझे पहले तो, यस सर। थम्स अप कर दो जिसको समझ में आ गया। चलो, जिसको डाउट है वो हैंड रेस करके पूछ लो। और हमने वो अवंती वाला जो पेपर है हमारा, वो भी डिस्कस करना है बच्चे भी, है ना? तो एक दिन फिर से कंबाइंड क्लास लगाएंगे जिसमें हम तीनों बैचेस को वो वाला पेपर डिस्कस करवाएंगे। तो वो जैसे ही मेरे को टाइम लगता है हम पूरा वो करवा देंगे। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? ये वाला? यस सर। इसमें तो कुछ भी है ही नहीं। इसमें सिंपल मैंने कहा तुम्हें जो गिवन है आई करंट निकालना है, तो करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है। टाइम तो गिवन है बच्चे, शायद कितना गिवन है? 1 सेकेंड। यस सर। तो अब मेरे को बोलना क्यू कैसे निकालूं? तो क्यू नहीं गिवन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो गिवन है और मेरे को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो बस क्यू की जगह क्या पुट कर दिया? एन ई। एन भी गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता ही है, मल्टीप्लाई करके करंट आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब करंट डेंसिटी पूछा है। करंट डेंसिटी क्या होती है? चार्ज बाय करंट बाय एरिया। करंट पर एरिया। तो करंट तो तुमने यहां से निकाल ही लिया, एरिया तुम्हें गिवन है कितना? 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। बस उसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर। आज के लिए बच्चे इतने ही करेंगे, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। और मैं तुम्हें वो डेट भी बता दूंगा जब हम वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। होप सो कि हम तभी करें ये क्वेश्चन पेपर, सैटरडे को डिस्कस करें। होप सो। ठीक है, यस सर। यस सर। आज के लिए इतना ही करें। ओके बच्चों, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Sir, good night, sir. बाय सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Yes, अब तो समझ में sir. आ गया ना क्या? थैंक यू सर। बाय गुड नाइट। बाय 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 बाय। गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। बाय सर। प्रैक्टिस करके आना इसी बच्चों।